नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं नगमा। बिहार, उत्तर प्रदेश में नदियों में तैरती अधजली लाशों पर सियासत शुरू हो गई है, लेकिन लोग परेशान हैं। छपरा के मांझी प्रखंड में बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला एक पुल है, जयप्रभा पुल। लेकिन इन दिनों ये पुल कोविड संक्रमित लाशों को नदी में फेंकने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आए दिन यहां एम्बुलेंस रुकती है, शवों को नदी में फेंककर निकल जाती है। लोग कहते हैं कि पिछले दिनों कोविड शवों के अंतिम संस्कार में मुश्किलें आ रही हैं। लोग गरीब हैं, अंतिम संस्कार करने के कई बार पैसे नहीं होते, प्रशासन से अंतिम संस्कार में सहयोग नहीं मिल रहा। उसके बाद इस तरह की हरकत बढ़ी है जब एम्बुलेंस में आकर लोग, एम्बुलेंस वाले नदी में लाश डालकर चले जाते हैं। कल बक्सर से भी ऐसी ही तस्वीर आई थी, गंगा में तैर रही लाशों को लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश में उसके बाद विवाद शुरू हो गया कि शव किसके हैं। गंगा में तैर रही 71 लाशों का आज पोस्टमार्टम हुआ है। हालांकि इनकी मौत की वजह साफ नहीं पाई गई है, क्योंकि शवों की हालत बहुत खराब है। ग्रामीण इलाकों में नदियों में तैरते शवों की तस्वीरें लगातार आ रही हैं, कई जगहों से आई हैं। कुछ दिन पहले हमीरपुर इलाके में यमुना में, कल बक्सर के चौसा में गंगा नदी में, अब उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के गहमर के आसपास गंगा में शव दिखने से इलाके में लोगों में दहशत फैल गई है। और ये जो शव नदी में फैले हुए हैं, नदी में तैर रहे हैं, ये एक नई महामारी, नए संक्रमण का खतरा खड़ा कर सकते हैं। लेकिन प्रशासन अभी इस पर चुप है। हमारे सहयोगी अजय सिंह की रिपोर्ट। गाजीपुर के गहमर गांव के अगल बगल के इस तराई इलाके में मंगलवार की सुबह गंगा में तैरते कई शव देखकर हड़कंप मचा है। इसकी जानकारी प्रशासन को पहले दे दी गई थी कि यहाँ पर लकड़ी के अभाव में और जो है लकड़ी के अभाव में यहाँ पर जो है जल प्रवाह किया जा रहा है, जिसमें गहमर, करहिया, खुदरा, बिहार के सीमावर्ती इलाके, पचौरी, सायर, ये लगभग 12-13 गांव के जल प्रवाह यहाँ पर हुए हैं। अभी तो दुर्गंध आ रही है। आने वाले भविष्य में यदि इसको नहीं रोका गया तो यहाँ पर महामारी फैल जाएगी। इन शवों से अब दुर्गंध आने लगी है और लोगों को बीमारी का डर सता रहा है। जल प्रवाह जो किया गया है उससे कोरोना फैलने की भी संभावना व्यक्त किया जा रहा है। प्रशासनिक अमला को शासन से आदेश आया है कि कोई भी शव जल प्रवाह न किया जाए और जो शव लगे हुए हैं उसको गंगा में जो है कि मुख्य धारा में जोड़ करके उसको बाहर कर दिया जाए। प्रशासन साफ साफ कुछ भी नहीं कह रहा है, बहाना जांच कर पता लगाने का किया जा रहा है। सूचना हमें थोड़ी देर पहले मिली है। हमारे अधिकारीगण मौके पर इस समय हैं, जांच चल रही है। हम ये चेक करा रहे हैं कि ये डेड बॉडी कहाँ से आई है, कैसी है तो कहाँ है और कितनी संख्या में है। हमारे अधिकारी मौके पर चेक कर रहे हैं। गंगा में नजर आ रहे शव गाजीपुर और बिहार के सीमावर्ती गांव के आसपास के बताए जा रहे हैं। इतने शव पहले कभी नहीं नजर आए। इनको लेकर तरह तरह की कहानियां हैं और तरह तरह के डर। गाजीपुर से सुनील के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। गाजीपुर के बाद बक्सर से सटे बलिया जिले को जोड़ने वाले बक्सर बलिया पुल के नीचे भी तकरीबन 1 दर्जन शव गंगा नदी में बहते मिले। जिला प्रशासन ने इसे नदी से निकालकर जमीन में दफनाकर अंतिम संस्कार किया है। जिलाधिकारी का यह कहना है कि कुछ लाशें बलिया बक्सर पुल के नीचे गंगा में मिली जो कुछ दिन पुरानी लग रही हैं। इसकी जांच कराई गई लेकिन शिनाख्त नहीं हो पाई और उसके बाद नदी से निकालकर प्रशासन की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया है। और बिहार के नेता, जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव को गिरफ्तार कर उन्हें पटना से मधेपुरा जेल ले जाया गया। गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव को मधेपुरा जेल ले जाने के दौरान उनके समर्थकों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। पटना से मधेपुरा ले जाने के दौरान हाजीपुर पासवान चौक पर पप्पू यादव के समर्थकों ने गाड़ी रोककर प्रदर्शन किया। प्रशासन की एस्कॉर्ट गाड़ी के बोनेट पर चढ़कर पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। पप्पू यादव पर साल 1979 में बिहार के मधेपुरा जिले के कुमारखंड थाने में अपहरण मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में 22 मार्च को कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया, लेकिन वो कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। ऐसे में कोर्ट की अवमानना के आधार पर मधेपुरा पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आई।
और कोरोना की दूसरी लहर के बीच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 44 लोगों की मौत से हंगामा हो गया है। इनमें 19 प्रोफेसर और 25 नॉन टीचिंग स्टाफ शामिल हैं। एएमयू के वीसी तारिक मंसूर ने आईसीएमआर को चिट्ठी लिखकर अलीगढ़ सिविल लाइंस में कोविड के किसी जानलेवा वेरिएंट के होने का अंदेशा जताया है। वायरस के जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उन्होंने इसके सैंपल दिल्ली में सीएसआईआर के इंस्टीट्यूट को भेजा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कब्रिस्तान में एक और प्रोफेसर की कब्र खुद रही है। मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर शोएब जहीर नहीं रहे, उन्हें यहां दफन होना है। यूनिवर्सिटी का कब्रिस्तान उन लोगों की ताज़ा कब्रों से भरा पड़ा है जो पिछले करीब 20 दिनों में गुजर गए। मरने वालों में करीब 19 फैकल्टी मेंबर्स और करीब 25 नॉन टीचिंग स्टाफ शामिल है। जो बड़े लोग गुजर गए उनमें मेडिसिन विभाग के डॉक्टर शादाब खान, मेडिसिन विभाग के डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी, जूलॉजी विभाग के प्रोफेसर हुमायूं मुराद, यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक के डॉक्टर सईदुज़्ज़मा, कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर जमशेद सिद्दीकी, साइकोलॉजी विभाग के प्रोफेसर सईदुज़्ज़फ़र, साइकोलॉजी विभाग के प्रोफेसर साजिद अली खान, इतिहास विभाग के डॉक्टर जिब्राइल, राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर काजी मोहम्मद जमशेद, धर्मशास्त्र विभाग के डॉक्टर एहसानुल्लाह और लॉ फैकल्टी के डॉक्टर शकील समदानी शामिल हैं। पूरा जो कब्रिस्तान यूनिवर्सिटी का वो भरा पड़ा है। तो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी इसमें कि इसमें बड़े अच्छे डॉक्टर्स का भी इंतकाल हुआ है, बड़े अच्छे दिग्गज प्रोफेसर्स, डीन, चेयरमैन का इंतकाल हुआ है और बड़े यंग टीचर्स का भी इंतकाल हुआ है। बड़े हेल्दी लोग थे और बड़े बिल्कुल ठीक ठाक थे और बहुत केयर भी करते थे अपना। यही नहीं, नॉन टीचिंग स्टाफ की भी बड़े पैमाने पर मौत हुई है। इनकी तादाद 25 बताई जा रही है। ऐसी हालत में एएमयू के वीसी प्रोफेसर तारिक मंसूर ने आईसीएमआर के डायरेक्टर को खत लिखकर इसकी जांच कराने कहा है। उन्होंने सीएसआईआर के इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी को यहां के सैंपल्स भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे हैं। इससे पहले जो कोरोना की पहली लहर आई थी उसमें भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो था उसने बहुत अग्रणीय भूमिका निभाई थी। इस बार ये देखा गया है कि जो मॉर्टिलिटी रेट है वो ज़्यादा है। उसका क्या कारण है, ये एक चिंता का विषय है, जांच का विषय है। एएमयू में करीब 30,000 छात्र पढ़ते हैं। इनमें करीब 16,000 यहाँ के 19 हॉस्टल्स में रहते हैं। पहले यूनिवर्सिटी के बंद होने पर भी बड़ी तादाद में आम छात्र, रिसर्च स्कॉलर, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हॉस्टल्स में रहा करते थे। लेकिन इतनी मौतों के बाद दहशत से हॉस्टल खाली हो गए हैं। अभी इस वक्त ज़्यादातर 450 की कैपेसिटी है। लमसम 50-60 स्टूडेंट हैं यहाँ पर जो पीएचडी के भी है। कुछ अपने थीसिस सबमिट करने वाले हैं तो उनकी मजबूरी है, रुके हुए। लेकिन उनके माँ बाप की कॉल आ रही है डेली। वो कह रहे हैं थीसिस सबमिट हो या ना हो, आप घर आइए पहली फुर्सत में। देश के एक इतनी मशहूर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इतने बड़े पैमाने पर स्कॉलर्स की मौत चिंता का सबब ज़रूर है। इसकी जांच करा के लोगों की जान बचाने की कोशिश ज़रूर होनी चाहिए। अलीगढ़ में अदनान और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में कोरोना के हालात में कुछ सुधार हुआ है। एक तरफ नए मामले कम आ रहे हैं और दूसरी तरफ अच्छी संख्या में अब ऑक्सीजन बेड और आईसीयू बेड भी तैयार हो रहे हैं। और अच्छी खबर यह भी है कि 15 दिन पहले टेस्ट कराने वाले हर 100 में से 35 लोग संक्रमित मिल रहे थे, यानी कि 35% थी पॉजिटिविटी रेट और अब 17 से 18 रह गई है पॉजिटिविटी रेट। हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर पूर्वी दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल के सामने 500 आईसीयू बेड्स का अस्पताल तैयार है। दिल्ली में सबसे ज्यादा कमी आईसीयू बेड्स की थी। इसी तरह 500 आईसीयू बेड्स का एक और अस्पताल एलएनजेपी से जोड़कर दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में तैयार होने वाला है। अस्पतालों में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बेड्स की उपलब्धता बढ़ी है। इसके अलावा इस तरह के कोविड केयर सेंटर भी बन गए हैं जहां ऑक्सीजन बेड के साथ मरीजों को थोड़ा इलाज भी दिया जाता है। इन सब के आधार पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दावा है कि दिल्ली में अब आईसीयू और ऑक्सीजन बेड की कमी नहीं रह गई है। कोरोना की दूसरी लहर भी अब कम हो रही है थोड़ी। आप सभी के सहयोग से लॉकडाउन भी सफल रहा। हमने पिछले कुछ दिनों में ऑक्सीजन के बेड भी खूब बढ़ाए हैं। कल ही जीटीबी हॉस्पिटल के सामने 500 नए आईसीयू के बेड चालू किए हैं। अब दिल्ली में आईसीयू और ऑक्सीजन के बेड्स की कमी नहीं है।
दिल्ली में संक्रमण के नए मामलों में भी कमी देखी जा रही है। बीते 15 दिनों में दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट यानी संक्रमण दर आधी हो चुकी है। दिल्ली में 11 मई को संक्रमण दर 17.8% पर रही, जबकि 26 अप्रैल को ये 35% पर थी। हालात थोड़े सुधर रहे हैं, लेकिन सरकार कोरोना के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए सतर्क रहना चाहती है। दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल्स की बेड की अभी भी डिमांड है। अभी भी देखिएगा 23,000 के करीब बेड हैं दिल्ली में जो कोरोना के हैं, जिसमें से 20,000 के करीब ऑक्यूपाइड है। 20,000 एडमिशन बहुत बड़ी बात होती है। खाली बेड तो हैं 3,500 के करीब खाली बेड है, बट उससे भी इम्पोर्टेंट है कि 20,000 लोग अस्पतालों के अंदर एडमिट हैं। पिछली जब लहर आई थी तब मैक्सिमम 9,500 पेशेंट एडमिट हुए थे किसी एक दिन में। मैंने मैक्सिमम जो ऑक्यूपेंसी थी 9,500 बेड की थी। इस बार टॉप कितने गई ऑक्यूपेंसी आप लोग? 1,500 एक्स्ट्रा मान लीजिएगा। अच्छा, 22,000 तक गई है। कुछ सुधार के इंडिकेटर्स बताने के अलावा ये भी बताना जरूरी है कि अभी भी दिल्ली में कोरोना से रोजाना 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है और यही बात इस समय सबसे ज्यादा चिंता का विषय बनी हुई है। इस रिपोर्ट का मकसद भी यही बताना है कि दिल्ली के अंदर हालात कुछ जरूर सुधर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से कंट्रोल में आना अभी बाकी है। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। बुधवार से लगभग पूरे दक्षिण भारत में लॉकडाउन लग जाएगा। लगातार बढ़ते लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था पर संकट का साया गहराता जा रहा है। अब रेटिंग एजेंसी क्राइसिल ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि भारत के विकास दर पहले के अनुमानित 11% से 8.2% तक गिर सकती है। मंगलवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने बुधवार सुबह 10 बजे से पूरे राज्य में 10 दिन के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। यानी अब लगभग पूरा दक्षिण भारत अगले कुछ दिन लॉकडाउन में रहेगा। अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाली संस्था क्रिसिल ने अपनी ताजा रिपोर्ट में आगाह किया है कि अगर मई 2021 के अंत तक कोरोना की लहर चरम पर पहुंचती है तो जीडीपी की विकास दर अनुमानित 11% से गिरकर 9.8% रह जाएगी। लेकिन अगर कोरोना की लहर जून 2021 के अंत तक चरम पर पहुंचेगी तो जीडीपी विकास दर अनुमानित 11% से गिरकर सिर्फ 8.2% रह जाएगी। क्रिसिल के मुताबिक पहली लहर के मुकाबले कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लॉकडाउन कम सख्त है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। रेटिंग एजेंसी ने जीडीपी की बेस फोरकास्ट को 11% पर बहाल रखा है, लेकिन उसके नीचे गिरने का अंदेशा भी जताया है। कोविड 2.0 की जो लहर इस वक्त भारत में चल रही है उसने स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। आप खुद ही बताएं, यदि यूनिट एक महीने तक लॉकडाउन हैं तो वो कैसे अपने जो उनकी कंप्लायंसेस हैं या पेमेंट्स हैं स्टैट्यूटरी, उनको कैसे दे पाएंगी, वर्कर्स का कैसे पेमेंट कर पाएंगी। क्रिसिल दूसरी भारतीय रेटिंग एजेंसी है जिसने पहले अनुमानित जीडीपी दर में गिरावट का अंदेशा जताया है। इससे पहले इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने कहा कि अगर मई के मध्य तक कोरोना के मामले घटने लगे तो विकास दर पहले के अनुमानित 10.4% से घटकर 10.1% रह जाएगी। स्थितियां काफ़ी तेज़ी से बदली। मार्च और अप्रैल के महीने में जिस हिसाब से कोविड का दूसरा वेव आया जो कि अभी तक चल रहा है, तो इसके मद्देनज़र हमने अपने जीडीपी ग्रोथ को रिवाइज़ किया और रिवाइज़ करके अब हमने उसे 10.1% पे रखा है। मूल स्थिति ये है कि ये जो सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 है, इसका जो असर है वो पहले वेव से कहीं ज़्यादा व्यापक है। तेलंगाना में लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही दक्षिण भारत के साथ साथ अब पूरे देश में आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण लगभग सभी राज्यों में लॉकडाउन लगाया जा चुका है। जाहिर है इस लॉकडाउन का बिजनेस और व्यापार पर देश के एक बड़े हिस्से में असर पड़ना शुरू हो गया है और अब कोरोना महामारी का साया एक बार फिर भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहराता जा रहा है। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।